So today we'll be starting with the case diary. All right. We'll first deal with the conceptual topics which are related to 172 and 173. Then we'll deal with the rest of the provisions that are in the investigation. So first we'll deal with the legislative enactment under CRPC, that is under section 172. इसमें मैं जो बताता जा रहा हूँ आप मार्क करते जाइएगा. Every police officer making an investigation under this chapter shall day by day enter his proceedings in investigation in a diary. Day by day enter his proceeding को मार्क कर लीजिए और डायरी को मार्क कर लीजिए. Setting forth the टाइम को मार्क कर लीजिए. At which the information reached him को मार्क कर लीजिए. The time at which he began and closed his investigation को मार्क कर लीजिए. Place and places visited by him इसको मार्क कर लीजिए. And a statement of circumstances ascertained through his investigation. Statement of circumstances को मार्क कर लीजिए. उसके बाद लेजिस्लेचर आगे के प्रोविजंस में कहता है जो 1A और 1B हैं वो 2009 के अमेंडमेंट से आए हैं. इसमें बोलता है कि स्टेटमेंट ऑफ विटनेस रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर 161 शैल बी इंसर्टेड इन अ केस डायरी. और जो डायरी है शैल बी वॉल्यूम एंड ड्यूली पेजिनेटेड. जो वॉल्यूम और ड्यूली पेजिनेटेड है ना, इसका ये मतलब है कि आप लूज शीट में केस डायरी नहीं बना सकते. कि मतलब पन्ने अगर मान लीजिए आपने किसी बुक से फाड़ लिए और उसमें आप अपने फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस रिकॉर्ड कर रहे हैं कि कब आपको इन्फॉर्मेशन मिली, कब आपने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, क्या क्या देखा, ये सारी चीज़ अगर आप एक लूज शीट पे रिकॉर्ड करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ 172 वो केस डायरी नहीं मानी जाएगी. सो उसका यूज़ क्या है? 172 का सबसेक्शन 2 बताता है इसको. एनी criminal court may send for police diary in a case under inquiry or trial in such court. मतलब वो मंगवा सकता है कोई भी पुलिस डायरी जो भी केस उसके अंडर इंक्वायरी और ट्रायल है. तो मार्क कर लीजिएगा अंडर इंक्वायरी और ट्रायल. अब इस पे केस लॉ आएगा. एंड में यूज सच डायरीज नॉट एज एविडेंस. एविडेंस की तरह नहीं यूज हो सकता. ना एविडेंस वो डेट का होगा, ना टाइम का होगा, ना इन्वेस्टिगेशन के किसी स्टेटमेंट का होगा. कैन नॉट बी यूज एज एविडेंस. बट इट इज ओनली देयर टू एड इट इन इंक्वायरी और ट्रायल. अभी मैं एलैबोरेट करूंगा इन सब पे वंस आई एम डन विद द बेयर रीडिंग ऑफ द इनैक्टमेंट. सबसेक्शन 3 कहता है नाइदर अक्यूज्ड नॉर हिज एजेंट्स shall be entitled to call for such diaries, nor shall he or they be entitled to see them merely because they are referred to by the court. But if they are used by the police officer who made them to refresh his memory, or if the court uses them for the purpose of contradicting such police officer, the provisions of 161 or 145 as the case may be ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट शैल अप्लाई. तो 159 से 161 तक आपके रिफ्रेशिंग ऑफ मेमोरी के प्रोविजंस हैं. और 145 जो है आपका वो आपको कॉन्ट्राडिक्शन कैसे करेंगे उसका एक प्रोसीजर बताता है. ऑलराइट. सो नाउ दैट वी हैव डन विद दिस, अब मैं ऑब्जेक्ट की बात करता हूँ. व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? द ऑब्जेक्ट ऑफ रिक्वायरिंग केस डायरीज is to check the method of investigation by the police. ये देखने की ज़रूरत है कि पुलिस ने किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट कैसे किया है. मेथोडोलॉजी इसकी क्या होती है कि एंट्रीज इन अ केस डायरी must be made with promptness, with sufficient detail, mentioning all the significant facts on careful and chronological order and with complete objectivity. A haphazard maintenance of a case diary not only discredits those responsible for maintaining it, but it will also defeat the purpose for which it is required to be maintained. अगर जल्दबाजी में आप केस डायरी लिख रहे हैं तो ऑब्जेक्टिविटी चली जाएगी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर चला जाएगा. लेट अस सपोज फॉर द सेक ऑफ आवर एग्जांपल पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन के फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस जैसे आ रहे हैं उसके पास वैसे केस डायरी नहीं मेंटेन कर रहा है. वो जब उसको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन एक बार ख़त्म हो जाए उसके बाद मैं सारी केस डायरी इकट्ठे बैठ के लिखूंगा. सो व्हेन ही डज दिस कि वो इकट्ठे बैठ के एक साथ लिखने की कोशिश करता है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, वो याद कर करके लिखेगा कि हाँ उसमें इधर ये हुआ था, फिर उस विटनेस ने ये बोला था, फिर मैं उस स्पॉट पे इतनी रात को 10 बजे गया था. मतलब कोई भी डिटेल्स जो, लेकिन वो मेमोरी से याद करके बोलेगा.
उसमें उसकी ऑब्जेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं दिख सकती अगर ये प्रॉम्प्टली रिकॉर्ड कर रहा होता, वैसे जैसे कि फैक्ट्स उसके सामने आ रहे हैं। तो प्रॉपर प्रोसीजर तो यही होता है कि पुलिस वाले के पास हमेशा एक केस डायरी मेंटेन होनी चाहिए जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, और उसी के साथ होनी चाहिए हमेशा। तो जैसे जैसे वो फैक्ट्स देखे तो वहीं पे डायरी में लिखता जाए कि मैंने ये देखा, मैंने ये देखा, एसेट्रा। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अ डायरी जो इस सेक्शन में है, जो केस डायरी है, वो एविडेंस की तरह नहीं यूज हो सकती, ना किसी डेट के लिए, ना किसी फैक्ट के लिए, ना किसी स्टेटमेंट के लिए। ये सिर्फ इसका छोटा सा पर्पस ये है कि इट कैन बी यूज बाय कोर्ट टू क्लियर अप द पॉइंट्स विच रिक्वायर एलुसिडेशन बिफोर जस्टिस कैन बी डन। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए कोर्ट जो है डायरी देखता है, उसे कुछ सवाल उसे देखना है कि यार केस जो मेरे पास आया है, मुझे इस पे क्या प्रॉपर क्वेश्चन देखने चाहिए, या मैं प्रॉपरली इस केस को कैसे समझूं। तो उसके लिए वो इन्वेस्टिगेशन देखना चाहता है। जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है तो केस डायरी के चार्जशीट में केस डायरी भी भेजी जाती है या उसके एक्सट्रैक्ट भेजे जाते हैं। तो ऐसे केस में जब वो केस डायरी देखता है तो उसका इकलौता पर्पस इतना होता है फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल कि वो प्रॉपरली अपने पॉइंट क्लियर कर सके। अगर मान लीजिए उसके मामले में मटेरियल देख के कोई डाउट आ रहा है, और वो जो डाउट आ रहा है उसको वो क्लियर करने के लिए केस डायरी रेफर कर सकता है कि उसे क्लियर हो जाए कि हाँ, इस फैक्ट को प्रॉपरली इस लाइट में देखना चाहिए, या इस इन्वेस्टिगेशन को पुलिस वाले ने ऐसे किया है। पर ध्यान रहे, इस पे कोई जजमेंट नहीं बेस हो सकता, इस पे कोई फाइंडिंग नहीं बेस हो सकती। जज केस डायरी का यूज नहीं कर सकता किसी एविडेंस को अप्रिशिएट करने के लिए। कि मान लीजिए अगर उसे किसी विटनेस की क्रेडिबिलिटी डिटरमाइन करनी है, तो क्या वो केस डायरी में अगर मान लीजिए पुलिस वाले ने उसी विटनेस का एविडेंस रिकॉर्ड किया है, तो क्या उसको अप्रिसिएशन या क्रेडिबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए यूज कर सकता है? तो आंसर है नहीं। द पुलिस ऑफिसर कैन नॉट यूज the court cannot use the statement in the police diary for the purpose of appreciating the evidence या credibility determine करने के लिए, या उसके बेसिस पे कोई फाइंडिंग लाने के लिए। ये इसका छोटा सा पर्पस इतना है कि इन्वेस्टिगेशन का वो देखें कि इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से हुई है, किस मेथड से हुई है, और दूसरा कोर्ट के दिमाग में अगर मान लीजिए कुछ पॉइंट्स क्लियर अप करने, तो उसके लिए वो केस डायरी रेफर कर सकता है। अदर देन दैट there is not much use of it. इसका स्कोप क्या है? What is the scope of case diary? कहाँ तक ये यूज हो सकती है? तो सुप्रीम कोर्ट ने हबीब मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद में इसकी पोजीशन क्लियर की थी और बोला था, ड्यूरिंग द ट्रायल accused could get the assistance from them by suggesting means of further elucidation of points which need clearing up and which might be material for the purpose of doing justice between the state and the accused. I'll repeat, during the trial, he could get assistance from them by suggesting the means of further elucidation of points which needed clearing up, which might be material for the purpose of doing justice between the state and the accused. तो जज का काम क्या है? उसे पॉइंट्स क्लियर करने हैं, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ है, या इस पे प्रॉपर सवाल अगर मुझे कुछ इंक्वायर करने हैं तो मैं क्या करूं, तो उसके लिए वो केस डायरी रेफर कर सकता है। वो सिर्फ डाउट क्लियरिंग पर्पस के लिए है। जज को उसका यूज ऐसे ही करना है। ही कैन नॉट जस्ट यूज केस डायरी एज एविडेंस, या केस डायरी को वो यूज़ करे किसी फाइंडिंग के लिए। मैं इसलिए इतना हार्प कर रहा हूँ इसी पॉइंट पे, क्योंकि किसी को भी ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि केस डायरी को एविडेंस की तरह भी यूज़ किया जा सकता है या किसी और पर्पस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, अदर देन द पर्पस आई एम मेंशनिंग बिफोर यू। ठीक है, सो यू शुड बी क्लियर, केस डायरी हैज़ अ वेरी वेरी लिमिटेड स्कोप। इस केस में क्या हुआ था? जज मेड एन इम्प्रॉपर यूज ऑफ द केस डायरी। उसने जजमेंट में उसको रेफर किया और बोला कि आई हैव परयूज्ड इट। परयूज्ड का मतलब कि मैंने एग्जामिन किया है। एंड द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस टेकन इन कोर्ट वर नॉट इनकंसिस्टेंट विद दोज दैट वर मेड बाय द विटनेस बिफोर द पुलिस ऑफिसर। मतलब
कोर्ट ने इस केस में क्या किया कि जो विटनेस था उसने जैसा स्टेटमेंट पुलिस वाले के सामने दिया, पुलिस वाले ने वो स्टेटमेंट केस डायरी में रिकॉर्ड किया, वही एविडेंस उसने कोर्ट में दिया। तो जज ने इसमें एक फाइंडिंग बेस की थी कि जो विटनेस ने मेरे सामने जो चीज बोली है वही चीज उसने पुलिस वाले के भी सामने बोली थी जो केस डायरी में रिकॉर्डेड है। इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने फ्राउन अपॉन किया। इट सेड दिस इज नॉट एप्रिशिएबल, यू कैन नॉट मेक दिस यूज ऑफ इट। आप एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस के लिए केस डायरी का यूज नहीं कर सकते। ऑलराइट, कोर्ट फर्दर सेड it is difficult to say as to what extent the perusal of the case diaries at that stage influenced the mind of the judge in the decision of the case। तो अब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अब जब उसने केस डायरी के स्टेटमेंट से विटनेस के एविडेंस को अप्रिशिएट करने के लिए यूज़ किया है, तो अब तो ये भी नहीं पता ना कि केस डायरी का इफेक्ट जज के दिमाग पे कितना था। हो सकता है उसने बाकी का भी किया हो पर रिकॉर्ड नहीं किया हो, राइट। Further, Supreme Court says it may well be that perusal strengthened the view of the judge on evidence against the appellant and operated to his prejudice। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये भी हो सकता है कि केस डायरी पढ़ने के बाद उसका जो व्यू पॉइंट है, जज का जो व्यू पॉइंट है, वो अक्यूज्ड के खिलाफ प्रेजुडिस हो गया। If there was any case in which it was necessary to derive assistance from the case diary during trial, it was this case, and the investigating officer who appeared in the witness box, instead of giving unsatisfactory answers to the questions put to him, might well have given accurate answers by refreshing his memory from the case diary and cleared up the lacunae that appeared in the prosecution case। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एक जो प्रॉपर पर्पस इसका क्या हो सकता था कि अगर मान लीजिए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भूल जाए कि उसे विटनेस बॉक्स में क्या कहना है इन रिगार्ड टू द केस कि उसने कैसे इन्वेस्टिगेशन की, तो केस डायरी रेफर कर ले अपनी मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए। और आपने देखा होगा 172 के सबसेक्शन 3 में इट इज़ ऑल्सो अलाउड कि आप पुलिस ऑफिसर मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए यूज़ कर सकता है। और फिर जब पुलिस ऑफिसर विटनेस बॉक्स में आता, विटनेस बॉक्स में आके वो आंसर करता कि उसने इन्वेस्टिगेशन कैसे की, तो वो अगर कोई भी लैक्यूना प्रोसिक्यूशन केस में आ रहा था फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन का, तो ही कुड हैव क्लियर्ड इट अप। कोई भी डाउट इस बात पे आ रहा था कि आपने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं की, जबकि पुलिस वाले ने केस डायरी में रिकॉर्ड किया कि उसने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की है और उसमें फैक्ट्स दिए हुए हैं, तो वो फैक्ट्स रिफर करके पुलिस ऑफिसर कैन ऑलवेज डिपोज इनटू द विटनेस बॉक्स में आके वो बोल सकता है कि हाँ मैंने इस फैक्ट्स को ऐसे एग्जामिन किया था और इसको इस डेट पे एग्जामिन किया था और इसमें मेरी पूरी ऑब्जेक्टिविटी थी। तो ही कुड ओनली द पुलिस ऑफिसर कुड यूज इट टू रिफ्रेश हिज मेमोरी। पर यहाँ पे क्या हुआ, जज ने क्या किया, उसको एविडेंस एप्रिसिएशन के लिए यूज कर लिया, विच वॉज नॉट अलाउड। अब केस डायरी पे एक और पॉइंट आता है, कैन सेक्शन 91 बी इन्वोक्ड टू समन अ केस डायरी। अब सेक्शन 91 ऑफ द सीआरपीसी क्या कहता है, हम देखते हैं। सेक्शन 91 ऑफ द सीआरपीसी कहता है समन्स टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। मैं सिर्फ फर्स्ट पार्ट पढ़ूंगा क्योंकि हमारे पर्पस के लिए वही रेलेवेंट है। Whenever any court or officer in charge of police station considers that the production of any document or other thing is necessary or desirable for the purpose of investigation, inquiry or trial or other proceeding under this section, under this code, by or before such court or officer, such court may issue summons or such officer a written order to the person in whose possession or power such document or other thing is believed to be, requiring him to attend and produce it or to produce it at the time and place stated in the summons or order। ठीक है, तो सेक्शन 91 इज वाइडली क्राफ्ट और वो किसी भी डॉक्यूमेंट को बुलाने के लिए यूज हो सकता है। अब केस डायरी भी तो है, तो डॉक्यूमेंट ही ना। डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, एनी मैटर सब्सटेंस ऑन विच क्या कहते हैं वर्ड्स और न्यूमेरिकल्स आर इंस्क्राइब। सिंपली आपको बता रहा हूँ, किसी भी सब्सटेंस पे अगर आप कुछ लिख दें तो दैट विल बी फॉर द पर्पस ऑफ एविडेंस एक्ट बी कंस्ट्रूड एज डॉक्यूमेंट।
अगर उसकी एविडेंशियरी वैल्यू डॉक्यूमेंट से ही डिटरमाइन होनी है तो जब 172 पे हम आते हैं वापस, तो 172 में सबसेक्शन 2 पे क्या लिखा है? एनी क्रिमिनल कोर्ट में सेंड फॉर पुलिस डायरीज ऑफ अ केस अंडर इंक्वायरी और ट्रायल ऑफ इन सच कोर्ट एंड मे यूज सच डायरीज नॉट एज एविडेंस इन द केस बट टू एड इन इंक्वायरी और ट्रायल। अब फिर कहते हैं नाइदर द अक्यूज नॉर हिज एजेंट शैल बी एंटाइटल्ड टू कॉल फॉर सच डायरीज नॉर शैल ही और दे बी एंटाइटल्ड टू सी देम मेयरली बिकॉज दे आर रेफर्ड टू बाय द कोर्ट। तो अब मैंने आपको याद होगा, मैंने आपसे एक पॉइंट मार्क करवाया था, एनी क्रिमिनल सबसेक्शन 2 में एनी क्रिमिनल कोर्ट में सेंड फॉर पुलिस डायरीज ऑफ अ केस अंडर इंक्वायरी और ट्रायल इन सच कोर्ट, कि मतलब कोर्ट तो बुला सकता है। और फिर सबसेक्शन 3 कहता है कि कोई भी डिफेंस या उनके एजेंट एंटाइटल्ड नहीं है उन केस डायरीज की कॉपीज डिमांड करने के लिए, मेरली बिकॉज दे आर रेफर्ड बाय द कोर्ट। वो तभी उसकी कॉपीज डिमांड कर सकते हैं जब पुलिस ऑफिसर ने रिफ्रेशिंग ऑफ मेमोरी के लिए यूज़ किया हो, या कोर्ट ने पुलिस ऑफिसर को केस डायरी के मैटर्स में लिखे हुए चीज़ों को कॉन्ट्राडिक्शन, पुलिस वाले को ही कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए यूज़ किया हो, तो उसी सिचुएशन में वो उस केस की कॉपी बुला सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या डिफेंस किसी दूसरे केस की केस डायरी किसी दूसरे केस के मैटर में बुला सकता है? लेट सपोज आपका जो केस है, इट इज़ अ केस ए, इट इज़ टोटली डिफरेंट केस, और उसकी एक स्पेसिफिक केस डायरी है जिसका इन्वेस्टिगेशन हुआ है। एंड देन देयर इज़ अ केस बी, उसकी भी टोटली डिफरेंट केस डायरी है जिसकी इन्वेस्टिगेशन हुआ है। विटनेसेस दोनों में एक हैं, दोनों केसेस में विटनेसेस एक हैं। आप चाहते हैं कि मैं केस डायरी का जो बी केस है, बी केस की केस डायरी बुला लूं ए केस में बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 91। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सुप्रीम कोर्ट के सामने आई थी कि क्या ऐसा प्रोसेस अलाउ होता है, क्योंकि स्टेट ऑफ केरला में सेशन जज ने पुलिस डायरी उस केस में बुला ली थी एंड permitted the accused session judge actually permitted the accused to summon a case diary by the virtue of section 91 and permitted the accused to contradict a witness on the basis of the statement recorded in the case diary जो दूसरे केस की थी। तो जैसे हमारे अगर इलस्ट्रेशन लेंगे तो ए केस का इंक्वायरी या ट्रायल चल रहा है और बी केस एक टोटली इंडिपेंडेंट केस है जिसमें मैटर थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं पर वो केस दूसरा है। तो इसमें ए केस में, केस ए में अक्यूज्ड ने केस बी से केस डायरी बुलवाई एंड यूज्ड इट टू कॉन्ट्राडिक्ट द विटनेस। लेट सपोज आयो था, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर दोनों ही केसेस में सेम है, ए में भी सेम है, बी में भी सेम है, लेकिन जो सिमिलैरिटी ऑफ केसेस केस ए और केस बी में है, आयो ने दोनों ही केस डायरी में कॉन्ट्राडिक्टरी इन्फॉर्मेशन ली है। तो ए जो है, ए केस में जो अक्यूज था उसने उसी आयो के खिलाफ अपने केस के बेनिफिट के लिए केस बी से केस डायरी मंगवाई और यूज दैट टू कॉन्ट्राडिक्ट हिम। तो ये सिचुएशन थी कि क्या अलाउड है ऐसा कोर्स। द सुप्रीम कोर्ट इन द स्टेट ऑफ केरला वर्सेस बाबू हेल्ड कि the language of section 91 is much wider than the language of section 172 and by no stretch of imagination it could be contended that the case diary maintained under section 172 of the code is not a document as contemplated by section 91 subsection 1। मतलब ये तो नहीं कंटेंड किया जा सकता कि केस डायरी डॉक्यूमेंट नहीं है। If that be so, and if the court comes to the conclusion that the production of such document is necessary or desirable, then in our opinion the court is entitled to summon the case diary of another case under section 91 of the code, dehors the provision of section 172। dehors मतलब बाहर से, मतलब उस section 172 के बाहर से भी केस डायरी किसी दूसरे केस की अपने केस में असिस्टेंस के लिए मंगवा सकता है for the purpose of using the statements made in such diary for contradicting a witness। When a case diary as stated above is summoned under
section 91 subsection 1 of the code, then the restriction imposed under subsection 2 and 3 of section 172 would not apply. जो 2 और 3 में लिखा है ना कि सिर्फ कोर्ट बुला सकता है, और 3 कहता है कि अक्यूज और उसके एजेंट्स इंटाइटल्ड नहीं होंगे ऐसी केस डायरी को यूज़ करने के लिए अगर सिर्फ कोर्ट ने किया है। तो ऐसे केस में जब जज ने दूसरे केस में केस डायरी बुला के, दूसरे केस की केस डायरी बुला के किसी विटनेस को कॉन्ट्रडिक्ट करने की कोशिश की, तो इन दैट सिचुएशन, और कॉन्ट्रडिक्ट कर भी दिया, तो इन दैट सिचुएशन इवन अक्यूज्ड विल बी एंटाइटल्ड टू हैव अ कॉपी ऑफ दैट. Here the Supreme Court says, when a case diary as stated above is summoned under section 91 subsection 1 of the code, then the restrictions imposed under subsection 2 and 3 of section 172 would not apply to the use of such case diary. But we hasten to add that while using a previous statement recorded in the case diary, the court should bear in mind the restriction imposed under section 162 of the code and section 145 of the Evidence Act, because what is sought to be used from the case diary are the previous statement recorded under section 161 of the code. तो जब हमारा 161 और 162 का सेशन हुआ था, तो आपको याद होगा 162 में केस डायरी के भी स्टेटमेंट के यूज पे भी प्रोहिबिशन है, और आपको पता है 161 के स्टेटमेंट किस लिए यूज हो सकते हैं? सिर्फ कॉन्ट्रडिक्शन के लिए यूज हो सकते हैं. सो कोर्ट क्या कह रहा है कि ऐसा काम करने से पहले सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग कि कोई भी कोर्ट किसी दूसरे केस की केस डायरी बुला के कॉन्ट्रडिक्शन करने से पहले अपने दिमाग में ये इस बात का ध्यान रखे कि 161 और 162 का ऑब्जेक्ट क्या है और स्कोप क्या है सेक्शन 145 ऑफ द एविडेंस एक्ट का, which at the risk of reiteration I'll again say can be only be used for the purpose of contradiction. 145 of the Indian Evidence Act read with section 162 and 161 of the CRPC. तो कोर्ट आगे कहता है, in this view of the matter, in our opinion, a case diary of another case not pertaining to trial in hand can be summoned by the court if the court trying the case considers production of such case diary is necessary or desirable for the purpose of trial under section 91 of the code. ठीक है, तो Supreme Court has said कि the judge can do this, सेक्शन 91 का यूज़ करके दूसरे केस की केस डायरी समन करवा सकता है, बट वो करने से पहले उसे सेक्शन 161 रेड विद 162 ऑफ द सीआरपीसी और 145 ऑफ द एविडेंस एक्ट का ध्यान रखना होगा. और जब वो समन करता है केस डायरी को, और जब वो उसे नेसेसरी समझता है कि ऐसा केस डायरी इज नेसेसरी फॉर द फर्दरेंस ऑफ जस्टिस और या फॉर द पर्पस ऑफ ट्रायल, दूसरे केस की केस डायरी अपने केस में समन करने के लिए, देन ही कैन ऑलवेज हैव रिकोर्स टू सेक्शन 91. और जैसे ही जज ने क्या कहते हैं केस डायरी का स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्शन के पर्पस के लिए यूज़ किया, तो क्या होगा? अक्यूज्ड भी इंटाइटल हो जाएगा, अक्यूज्ड विल ऑल्सो बी इंटाइटल्ड टू हैव अ कॉपी ऑफ दैट. ऑलराइट, जो इस पॉइंट का शुरुआत में जो मैं चीज़ें बता रहा था, दैट वॉज द पर्पस ऑफ इलस्ट्रेशन. और फिर जब मैं सुप्रीम कोर्ट से एक्सेप्ट पढ़ रहा हूँ, दैट इज़ फॉर द पर्पस ऑफ प्रिंसिपल, आपको प्रिंसिपल समझाने के लिए. ठीक है, सो दीज वर द इशूज ऑफ केस डायरी. एक पॉइंट और आपको क्लियर कर देता हूँ, रीइटरेट कर देता हूँ कि जो 161 क्या कहते हैं, जो केस डायरी है, अक्यूज तभी इंटाइटल होगा फॉर द पर्पस फॉर having a copy of the case diary जब court uses this for contradiction, for contradicting a witness. और दूसरा जो लिमिटेड पर्पस है केस डायरी समन करने का, उसमें जितने भी अभी मैंने बात कही, फर्दरेंस ऑफ जस्टिस को ध्यान में रखना, ट्रायल को ध्यान में रखना, सेक्शन 161 और 162 को ध्यान में रखना, उन सबको ध्यान में रखते हुए ही सेक्शन 91 ऑफ द सीआरपीसी एक्सरसाइज करे किसी दूसरे केस से केस डायरी मंगवाने से पहले. ठीक है, सो ऑलवेज नो दैट केस डायरी का पर्पस मैंने आपको बता दिया, ऑब्जेक्ट बता दिया, इसमें इश्यूज जो आ सकते हैं एग्ज़ाम में वो बता दिए, एंड दैट इज़ इट. मेन चीज़ आपको इसमें क्या ध्यान रखनी है कि आप बेयर एक्ट से यू रूट द सेक्शन, ये जो केस लॉ कंसेप्चुअल पॉइंट है, इनकी रूट आपको बेयर एक्ट में
डालनी होगी और आपको उससे एसोसिएट करना आना चाहिए, तभी मैंने आपको ये वर्ड्स मार्क करवाए थे सेशन की शुरुआत में. Then we'll move on ahead to the section 173. अब सेक्शन 173 का फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि एवरी इन्वेस्टिगेशन शैल बी कंप्लीटेड विदाउट अननेसेसरी डिले प्रोवाइडेड दैट द इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड टू ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रेप 2 मंथ्स के अंदर कंप्लीट होना चाहिए. ये सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन हैं कि 2 मंथ के अंदर कंप्लीट होना चाहिए, क्या पीरियड उसका दिया हुआ है. ठीक है, तो एज सून एज इट्स कंप्लीटेड द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शैल फॉरवर्ड. शैल को मार्क कर लीजिए क्योंकि इस पे केस लॉ है. इस वाले शैल को सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेटरी नहीं डायरेक्टरी माना है. Shall forward to the magistrate empowered to take cognizance of offence on a police report, a report in form prescribed by the state government stating name of the parties, nature of the information, name of the person who appeared to be acquainted with the circumstances of the case, whether any offence appears to have been committed and if so by whom, E. whether the accused has been arrested, F. whether he has been released on his own bond and if so, whether with or without sureties, whether he has been forwarded into custody under section 170, whether the report of medical examination of the woman has been attached where the investigation relates to offence under 376A, A, B, B, C, etc. offences relating to rape है. फिर आगे बढ़ते हैं. Officer shall also communicate in the manner prescribed by the state government the action taken by him to the person by whom the information relating to the commission of offence was given. ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं. Where the superior police officer has been appointed under section 158 in any case in which the state government may general or special order so directs be submitted through that officer and may, pending the orders of the magistrate, direct officer in charge of police station to make further investigation. All right, या ये वाली जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है ये सुपीरियर पुलिस ऑफिसर ऑर्डर करता है. सुपीरियर पुलिस ऑफिसर आप रेड विथ करेंगे सेक्शन 36 ऑफ सीआरपीसी हमेशा. अब मान लीजिए ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन का सुपीरियर कौन हुआ दिल्ली में, फॉर हमारे एग्जांपल के लिए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, फिर डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस उसका सुपीरियर हुआ. ओके, अब फोर्थ पॉइंट पे आते हैं. Whenever it appears from the report forwarded under this section that the accused has been released on his bond, magistrate shall make an order for discharge of such bond or otherwise as he thinks fit. Where such report is in respect of a case to which section 170 applies, the police officer shall forward to the magistrate along with the report all document and relevant extracts thereof on which the prosecution proposes to rely other than those already sent to the magistrate during investigation. All document and relevant extract को आप मार्क कर दीजिए. B. Statements recorded under 161 of all persons whom the prosecution proposes to examine as witnesses. 6th point पे आते हैं. If any police officer is of the opinion that the part of such statement is not relevant to the subject matter of the proceeding or that this disclosure of the accused is not essential in the interest of justice and it is inexpedient in public interest. ये not essential to the interest of justice और inexpedient in public interest मार्क कर लीजिए. ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है अक्सर. He shall indicate the part of the statement and append a note requesting the magistrate to exclude that part from the copies to be granted to the accused, stating his reasons for making the request. अपना reason बताएगा कि क्यों उसे exclude कर देना चाहिए. Where the police officer investigating the case finds it convenient to do so, he may furnish to the accused copies of all or any of the documents recorded in subsection 5. फिर जो पॉइंट 8 है फर्दर इन्वेस्टिगेशन से रिलेट करता है. अब ये देखिए नथिंग से शुरू होता है, तो नथिंग को मार्क कर लीजिए. नथिंग से जो भी सेक्शन शुरू होगा वो सेविंग क्लॉज कहलाता है. ठीक है, तो नथिंग को मार्क कर लीजिए, लिख लीजिए सेविंग क्लॉज. Shall be deemed to preclude further investigation in respect of an offence after a report under subsection 2 has been forwarded to the magistrate and whereupon the investigation the officer in charge of police station obtains further evidence orally or documentary, he shall forward to the magistrate a further report regarding such evidence in the form prescribed, and the provision of subsection 2 to 6 shall apply as may be in relation to such report or reports as they apply in relation to a report forwarded under subsection 2.
तो बेसिकली जो क्लॉज जो सबसेक्शन 8 है 173 का, ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन से डील करता है। ये एक इनेबलिंग प्रोविजन है, मैंडेट। ज़रूरी नहीं है कि हर केस में उनको सब क्या कहते हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना ही करना है। ये पुलिस ऑफिसर का डिस्क्रेशन है, या तो मैजिस्ट्रेट ऑर्डर भी कर सकता है। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है कि जो चार्जशीट फाइल होती है, प्रॉपर टर्मिनोलॉजी, जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद जो चार्जशीट फाइल होगी ना, उसको सप्लीमेंट्री चार्जशीट कहा जाता है। ये बात आपको क्लियर होगी इन्वेस्टिगेशन का जब पॉइंट मैंने 157 में डील किया था, विनय त्यागी का केस जब डील किया था और बाकी केसेस डील किए थे, तो आपको पता होगा प्रॉपर टर्मिनोलॉजी क्या है इसकी। अब सेक्शन 173 पे आते हैं। अब इनके कुछ पॉइंट्स डील करते हैं। जब 173 में चार्जशीट डाली जा रही है ना, तो सेक्शन 173 सबसेक्शन 2 रेड विद होगा सेक्शन 170 से, जहां पे पुलिस ऑफिसर को लगता है कि एविडेंस सफिशिएंट है। ऑलराइट, यहाँ पे पुलिस ऑफिसर को लगता है कि एविडेंस सफिशिएंट है वहां पे, और तो वहां पे चार्जशीट डालेगा। तो 173 का सबसेक्शन 2 यू रीड विद 170 ऑफ द CRPC। तो ये लिख लीजिएगा वेयर ही इज फाइलिंग अ चार्जशीट। सो द पुलिस रिपोर्ट under section 173 subsection 2 read with 170 can be called a charge sheet या चालान या positive report when the report alleges commission of a crime by the accused person। जब वो negative करता है ऐसा, when it negatives a crime committed by the accused person, the report shall be read with section 173 subsection 2 read with section 169। किसी भी सिचुएशन में जो रिपोर्ट है वो हमेशा सबमिट होगी 173 सबसेक्शन 2 में ही। जहाँ पे एविडेंस डिफिशिएंट लगता है, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन क्या कर सकता है, सॉरी इन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इन दिस केस क्या कर सकता है, ही विल डू दिस 169 में कि ऐसे पर्सन को बॉन्ड पे रिलीज कर देगा विद और विदाउट श्योरिटीज एज द केस में भी। और उस बॉन्ड में क्या लिखा रहेगा कि if the magistrate requires you to appear before him, तो आपको appear करना पड़ेगा। और ये magistrate कौन होगा? Empowered to take cognizance of the offence on the police report and to try the accused or commit him for trial। ये trial magistrate है, ये वही magistrate है जो 170 में भी है। 170 में भी कौन सा magistrate की बात की है? Empowered to take cognizance of an offence upon a police report and try the accused or to commit him for trial। मेयरली मैजिस्ट्रेट एम्पावर टू टेक कॉग्निजेंस अलग हो सकता है। वो हो सकता है एरिया का मैजिस्ट्रेट ना हो सकता है कि केस ट्राई करने की कॉम्पिटेंस ना हो उसके पास, लेकिन उसके पास कॉग्निजेंस लेने की कॉम्पिटेंस है। राइट, सो ऑलवेज कीप इन माइंड ये सारे डिफरेंस प्रीलिम्स के पर्पस के लिए बहुत रेलिवेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चंस आपको फ्रेम करेंगे। तो क्या लेट सबमिशन ऑफ रिपोर्ट क्या इन्फेरेंस ला सकता है कि इन्वेस्टिगेशन इज अनफेयर या किसी अल्टीरियर मोटिव के साथ है? जनरली जब डिले होता है इन्वेस्टिगेशन में, चाहे अब वो FIR की फाइलिंग में हो या वो आपका डिस्पैचिंग ऑफ इंफॉर्मेशन या प्रिलिमिनरी रिपोर्ट टू द मैजिस्ट्रेट अंडर 157 ऑफ द CRPC हो, या फिर पुलिस रिपोर्ट ही क्यों ना हो, तो उसमें एक डिले की वजह से कोर्ट सस्पिशियस हो जाता है कि इतना टाइम क्यों लगा। हो सकता है कि उसको लगे कि अल्टीरियर मोटिव तो नहीं है। तो ऐसे केस में जो डिले है, डिले से कोर्ट सस्पिशियस होकर सवाल जरूर पूछेगा प्रोसिक्यूशन से बहुत ज़्यादा, लेकिन वो बाय इटसेल्फ डिले बाय इटसेल्फ ग्राउंड नहीं होता टू थ्रो अवे द केस ऑफ द प्रोसिक्यूशन। ऑलराइट, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि CRPC के जितने भी सेशन हुए हैं मैं फर्स्ट सेशन से ही ये बात डील कर रहा हूँ। अब पुलिस रिपोर्ट में जो जनरली क्या होता है, शॉर्ट में बता देता हूँ, इसमें फैक्ट और कंक्लूजन होते हैं जो पुलिस ने ड्रॉ किए ऑन इट्स इन्वेस्टिगेशन। ये कंप्लीटली प्रोसिक्यूशन का बेस नहीं होता है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ इट। प्रोसिक्यूशन केस का पार्ट होता है, बट इट्स बेस नहीं होता। इस पर कोई थीसिस नहीं करता प्रोसिक्यूशन ट्रायल में आके, बट इट्स अ पार्ट ऑफ इट एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। तो इसमें फैक्ट और कंक्लूजन किसका होता है? पुलिस ऑफिसर का। जब पुलिस रिपोर्ट आती है मैजिस्ट्रेट के पास, तो मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी क्या बनती है? ही हैज टू अप्लाई हिज जुडिशियल माइंड टू द पुलिस रिपोर्ट। वो पुलिस रिपोर्ट से किसी भी तरीके से बाउंड नहीं है। जुडिशियल माइंड कैसे अप्लाई करेगा? वो पुलिस रिपोर्ट को कंसिडर करेगा ऑब्जेक्टिवली, और उस पर्पस के लिए हियरिंग नहीं होती है अक्यूज्ड की। वो सिर्फ पुलिस रिपोर्ट और जो डॉक्यूमेंट और एक्सट्रैक्ट दिए गए उन्हीं को कंसिडर करेगा और किसी चीज़ को नहीं करेगा। अक्यूज्ड का कोई भी
रिलेवेंट डॉक्यूमेंट नहीं करेगा यहाँ पे। ही में चाहे तो वो डिफर विद द पुलिस रिपोर्ट, चाहे वो चार्जशीट डाली गई हो 173 के सबसेक्शन 2 में या फाइनल रिपोर्ट डाली गई हो। ही में डिसाइड टू इशू प्रोसेस, जहाँ पे पुलिस कहती है कि यहाँ पे तो ग्राउंड ही नहीं है, क्या कहते हैं, किसी केस को इंस्टीट्यूट करने का, हमारे हिसाब से कोई क्राइम नहीं कमिट हुआ। मैजिस्ट्रेट को लगता है ऐसा ऐसा ये ज़रूरी नहीं है, मेरे हिसाब से तो क्राइम कमिट हुआ। तो मैजिस्ट्रेट क्योंकि जुडिशियल अथॉरिटी है, सो ही हैज़ द पावर टू डू सो। वो कह देगा कि नहीं मुझे लगता है कि क्राइम हुआ, तो ही कैन टेक द कॉग्निजेंस इफ ही वांट्स टू, ऑलराइट। तो जब पुलिस रिपोर्ट सबमिट होती है मैजिस्ट्रेट के पास, तो क्या क्या कर सकता है? 3 चीज़ें कर सकता है। He may decide that there is no sufficient ground for proceeding further and drop the action. वो चाहे कि प्रोसीड फर्दर या संज्ञान लेने के लिए मेरे पास कोई ग्राउंड ही नहीं है, मैं ड्रॉप कर देता हूँ एक्शन। वो चाहे तो पुलिस रिपोर्ट पे संज्ञान ले ले सीधे ऑन द बेसिस ऑफ पुलिस रिपोर्ट और सीधे प्रोसेस इशू कर दे अक्यूज्ड को अंडर 204 अंडर CRPC। ये वो he may do this without being bound in any manner by the conclusion arrived at by the police officer in his report। वो पुलिस ऑफिसर के कंक्लूजन से बाउंड नहीं है। पुलिस ऑफिसर मान लीजिए चार्जशीट देता है, अब जज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं मुझे नहीं लग रहा है कि इस मटेरियल पे कोई ऑफेंस बनता है सफिशिएंट एनफ टू टेक कॉग्निजेंस, तो he can even say कि there is no sufficient ground for proceeding and he can refuse to take cognizance। बट यहाँ पे पुलिस को क्या कहते हैं, उसको लगता है कि नहीं देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड टू टेक कॉग्निजेंस, वहाँ पे वो संज्ञान ले लेगा। उसके लिए उसे पुलिस ऑफिसर के ओपिनियन की जरूरत नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली इस कंक्लूजन पे आता है मटेरियल रेफर करने के बाद। चाहे तो वो पुलिस रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस ले ले। अब अगर ऐसे केस में ये भी हो सकता है कि पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट डाल दी, मान लीजिए पुलिस ने बोल दिया कोई ऑफेंस नहीं हुआ, तो मैजिस्ट्रेट चाहे तो इस पे भी कॉग्निजेंस ले ले, इस पे भी, क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर के कंक्लूजन से तो ऑब्वियसली बाउंड नहीं है। पुलिस ऑफिसर चाहे बोले चार्जशीट है, चाहे बोले कि नेगेटिव रिपोर्ट है, कोई ऑफेंस नहीं हुआ। द मैजिस्ट्रेट, ये क्लियर होना चाहिए, इस बात से बाउंड नहीं है संज्ञान लेने के लिए कि पुलिस ऑफिसर ने क्या ओपिनियन दिया। वो चाहे तो उसी पे पुलिस रिपोर्ट पे ही संज्ञान ले ले, रिगार्डलेस ऑफ द ओपिनियन ऑफ द पुलिस ऑफिसर, चाहे वो फेवर में हो चाहे वो अनफेवरेबल हो। फेवर में होगा तो ठीक है, अनफेवरेबल होगा तो भी ले सकता है, ठीक है। तो यू शुड बी कंप्लीटली बी क्लियर ऑफ दिस पॉइंट कि ये इंडिपेंडेंट पावर है मैजिस्ट्रेट की। अब कभी कभी क्या होता है कि मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है कि वो एक्सेप्ट कर ले फाइनल रिपोर्ट कि हाँ आई डोंट थिंक कि देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग। ऐसे में भी मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, 156(3) का ऑर्डर देगा और कहेगा फर्दर इन्वेस्टिगेशन करो। अभी संज्ञान नहीं लिया उसने, वो कहता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन करो और इन्वेस्टिगेशन करो और एविडेंस और मटेरियल कलेक्ट करो। तो अभी संज्ञान नहीं लिया तो मैजिस्ट्रेट कैन ऑब्वियसली वेट फॉर द कंक्लूजन ऑफ द फर्दर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। एक ये कर सकता है। दूसरी चीज जो अभी हमने देखा ना कि पुलिस ऑफिसर को ये इन्फॉर्म करना जरूरी है उस पर्सन को कि उसने क्या एक्शन लिया 173 में। तो ऐसी सिचुएशन में जो ये पर्सन है, अगर वो अग्रीव्ड है, पुलिस ऑफिसर ने फाइनल रिपोर्ट डाली है और उसने कहा कि मेरे हिसाब से कोई ओपिनियन नहीं हुआ, मेरे हिसाब से कोई ऑफेंस नहीं हुआ, इन माय ओपिनियन नो ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, तो ऐसे केस में वो क्या कर सकता है, प्रोटेस्ट पिटीशन दायर कर सकता है कोर्ट में। अच्छा, प्रोटेस्ट पिटीशन क्या होता है? पहली बात, इसको प्रोटेस्ट पिटीशन कहते ही क्यों है? प्रोटेस्ट किसके खिलाफ कर रहा है? वो जो इन्फॉर्मेंट है या विक्टिम है, प्रोटेस्ट किसके खिलाफ कर रहा है? वो प्रोटेस्ट कर रहा है ऐसी नेगेटिव रिपोर्ट के खिलाफ जो कह रही है कि ऑफेंस नहीं हुआ। ऑलराइट, तो ध्यान में रहे, वो प्रोटेस्ट उस रिपोर्ट के खिलाफ करता है जो पुलिस वाले ने सबमिट की है, और ये तभी दायर होती है जब विक्टिम या इन्फॉर्मेंट वांट्स द मैजिस्ट्रेट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस। और प्रोटेस्ट पिटीशन को ट्रीट कैसे किया जाता है? प्रोटेस्ट पिटीशन को कंप्लेंट की तरह ट्रीट किया जाता है अंडर सेक्शन 200, ठीक है। इट इज डेल्ट विद इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ कंप्लेंट अंडर सेक्शन 202 रेड विद सेक्शन 203। तो प्रोटेस्ट पिटीशन वैसे ही डील होगी। प्रोटेस्ट पिटीशन में वो क्या क्या कर सकता है? वो चाहे तो जब कंप्लेंट का ही पूरा प्रोसीजर यूज करने लगे
कि कंप्लेनेंट और इस विटनेस को 200 में एग्जामिन करेगा, और अगर वो ऐसा करता है तो मैं वो चाहे वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करे और उसके बाद या तो वो प्रोसेस इशू करे या वो कंप्लेंट डिसमिस कर दे। ठीक है, अब आपको एक पोजीशन ऑफ लॉ बताना है प्रोटेस्ट पिटिशन पे। प्रोटेस्ट पिटिशन तब फाइल होती है जब अग्रीव्ड पर्सन या कंप्लेनेंट इज नॉट सेटिस्फाइड विद द पुलिस रिपोर्ट। ठीक है, तभी वो प्रोटेस्ट पिटिशन फाइल करता है। सिंपल वर्ड में ये एक रिप्रेजेंटेशन होता है जो विक्टिम कोर्ट को देता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस। ये जो पिटिशन है इसका संज्ञान कंप्लेंट के प्रोविजन में लिया जाता है। ठीक है, अंडर 190 क्लॉज ए, और रेड विद किया जाएगा सेक्शन 200 टू 200। तो इसके जो प्रोविजन है कंप्लेंट के वो 200 से 203 तक चलते हैं। सारे एसेंशियल इंग्रेडिएंट जो किसी कंप्लेंट को एस्टैब्लिश करने के लिए चाहिए वो भी होने चाहिए। ठीक है, अब कंप्लेंट जो 2D में डिफाइंड है ऑफ द CRPC, कंप्लेंट ओरल भी हो सकती है, इन राइटिंग में भी हो सकती है। तो आप अगर ओरली मैजिस्ट्रेट के सामने अगर करते हैं तो ऐसे केस में मैजिस्ट्रेट आपकी कंप्लेंट रिकॉर्ड करेगा, देन यू हैव टू साइन द क्या कहते हैं साइन द कंप्लेंट, और उसके बाद आपको 200 का जो प्रोसीजर है जहाँ पे आपके विटनेसेस भी प्रोड्यूस होंगे और सारे उनको अभी एग्जामिन होगा, उनका सब्सटेंस ऑफ एग्जामिनेशन लिया जाएगा, वो सारा भी प्रोसीजर यू हैव टू कंप्लाई विद दैट। ये तो जब हम कंप्लेंट के प्रोसीजर में आएंगे तब हम डील करेंगे। अभी के लिए हमारा पॉइंट ये है कि प्रोटेस्ट पिटीशन समझना और वो किस प्रोविजन के अंडर जाता है। अभी कंप्लेंट समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी ये समझना इंपॉर्टेंट है कि प्रोटेस्ट पिटीशन किसके अंडर आता है। प्रोटेस्ट पिटीशन इज ट्रीटेड एज अ कंप्लेंट, ये एक लाइन में बताया दे रहा हूँ। ठीक है, जब हमारा अरेस्ट खत्म हो जाएगा देन विल कम ऑन कंप्लेंट। अभी इन्वेस्टिगेशन खत्म होते हैं, अरेस्ट विल बी द नेक्स्ट टॉपिक, देन विल कम ऑन कंप्लेंट। 1-2 दिन का टॉपिक है और आपको पूरा उसका मैंडेटरी प्रोसीजर आपको समझ में आ जाएगा। तो सारे एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंप्लेंट होने चाहिए। ठीक है, और कंप्लेंट आप हमेशा ध्यान रखिएगा डेफिनेशन क्लॉज से हमेशा रिलेट करके, जो भी प्रोसीजर जो भी थियोरेटिकल स्टेट्स की तैयारी कर रहे हैं ना, उन्हें बेयर एक्ट से बहुत ज़्यादा रिलेट करके आना चाहिए। इनफैक्ट जो भी दिल्ली की भी तैयारी कर रहे हैं उनको भी बेयर एक्ट से रिलेट करना बहुत आना चाहिए। दे नीड टू मेक श्योर कि वो कंप्लेंट का प्रोविजन हमेशा 2D से रीड करें। कंप्लेंट 2D में क्या लिखा है, मीन्स एन एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू अ मैजिस्ट्रेट with a view of his taking action under this code that some person whether known or unknown has committed an offense, but ये पुलिस रिपोर्ट नहीं होती है। ऑलराइट, ऑलवेज कीप दिस इन माइंड। तो ये बस प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मैंने आपको कंप्लेंट में दी है, इट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव। तो प्रोटेस्ट पिटीशन पे क्या क्या कर सकते हैं, तो मैजिस्ट्रेट जो है या तो फाइनल रिपोर्ट एक्सेप्ट करे और उसी वक्त जब आप प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करें उसको भी रिजेक्ट कर सकता है अगर उसे कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं मिलता। दूसरी चीज वो क्या कर सकता है, वो फाइनल रिपोर्ट को तो एक्सेप्ट तो कर सकता है पर प्रोटेस्ट पिटीशन पे संज्ञान ले ले, ये भी कर सकता है। मैजिस्ट्रेट इज अलाउड टू डू दैट। ठीक है, आई विल प्रोवाइड यू विद द केस लॉस ऑन दिस टॉपिक एग्जॉस्टिवली, जो आपके एग्जाम में आप कोट कर सकते हो जब मैं कॉग्निजेंस का चैप्टर डील करूंगा और कंप्लेंट का चैप्टर डील करूंगा। इसके साथ भी मैं आपको जो केस लॉ प्रोवाइड करूंगा वो भी इस टॉपिक से थोड़ा डील करते हैं, तो आप उनको भी पढ़ सकते हैं। और अगर वो पढ़ लेंगे तो आपका पॉइंट अभी क्लियर हो जाएगा और बाद में जो पढ़ेंगे तो आपका पॉइंट क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, तो विष्णु कुमार तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि if he treats the protest petition as complaint, he would have to follow the procedure prescribed under 200 and 202 of the code if the latter section also comments itself to the magistrate. दूसरे शब्दों में नेसेसरली द कंप्लेनेंट एंड द विटनेस को एग्जामिन करना ज़रूरी है। ठीक है, और इसको कैसे करेंगे, मैजिस्ट्रेट देखेगा कि जो मटेरियल है कंप्लेंट का वो कितना वाजिब है, हाउ स्ट्रॉन्ग इज दैट, हाउ मटेरियल इज दैट, कि क्या वो उस पर रिलाई कर सकता है किसी पर्टिकुलर केस में, क्या उसमें इनहेरेंट फ्रेलिटी तो नहीं है। अब तो ही कैन ऑलवेज टेक कॉग्निजेंस ऑन द प्रोटेस्ट पिटीशन। ठीक है, अगर मटेरियल इज सच दैट इट परसुएड्स द कोर्ट टू डिसएग्री विद द रिपोर्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, तो सीधे ही कुड टेक कॉग्निजेंस अंडर द कंप्लेंट प्रोविजन। ठीक है, 190 जब आप देखते हैं सेक्शन 190, तो सेक्शन 190 में कंप्लेंट की कॉग्निजेंस कहाँ ली जाती है, इट इज टेकन अंडर
सेक्शन 190 क्लॉज ए, अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेंट ऑफ फैक्ट्स विच कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस। तो वो सीधे उसमें कॉग्निजेंस ले ले, और अगर वो नहीं लेता है, मान लीजिए वो पुलिस ऑफिसर के ही कंक्लूजन से डिसएग्री कर लेता है कि फाइनल रिपोर्ट दी है आपने, सो आई डिसएग्री विद दिस कंक्लूजन, मेरे हिसाब से ऑफेंस हुआ है, तब क्या कहते हैं संज्ञान कहाँ पे माना जाएगा? पुलिस रिपोर्ट पे ही माना जाएगा। देन इट शैल बी डीम्ड कि जो उसने संज्ञान लिया है ये इज टेकन ऑन द पुलिस रिपोर्ट। तब ऐसे केस में प्रोटेस्ट पिटीशन को वैल्यू करने की ज़रूरत ही नहीं है, या फिर वो कर दे फर्दर इन्वेस्टिगेशन में कर दूँ, ठीक है, ही कुड ऑर्डर द फर्दर इन्वेस्टिगेशन। मैजिस्ट्रेट हैज ऑल द एवेन्यूज ओपन टू हिम इन दिस सिचुएशन। ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस सिर्फ कुछ ही अक्यूज्ड को चार्जशीट में मेंशन करे, सारे अक्यूज्ड को चार्जशीट में मेंशन ना करे, ठीक है। तो ऐसे केस में मैजिस्ट्रेट को एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कंप्लेनेंट को कि आप जो हो प्रोटेस्ट पिटीशन भी फाइल कर सकते हो जिसमें आप सारे अक्यूज्ड का नाम दे दो, तो फिर वो भी इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे अगर मान लीजिए उन्होंने नहीं रोपेन किया है। फिर एक और वो आता है कि अगर पुलिस ने मान लीजिए नहीं भी किया है, आपको बता देता हूँ, ये पॉइंट आगे डील करना है, काफ़ी आगे डील होगा, ट्रायल के दौरान डील होगा, कि अगर इंक्वायरी या ट्रायल के दौरान मैजिस्ट्रेट को लगता है कि हाँ और भी अक्यूज थे पर पुलिस उनको नहीं लाई है, तो मैजिस्ट्रेट और द कोर्ट कंसर्न कैन ऑलवेज हैव द रिकोर्स टू 319 ऑफ द सीआरपीसी और रोप इन द अक्यूज्ड, वो चाहे तो, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि ज़रूरी है कि प्रोटेस्ट पिटीशन से ही आना होगा, अगर पुलिस के थ्रू गए तो आप आगे उन अक्यूज्ड को रोप इन नहीं कर पाएंगे, ऐसा कोई बार नहीं है। The magistrate, the court concerned can always have the recourse to section 319 of the CRPC, ठीक है। तो जो 173 में ये भी ड्यूटी बनती है पुलिस ऑफिसर की, वो कि बताए कि उसने क्या रिपोर्ट्स किया है, फाइनल रिपोर्ट में या फाइनल रिपोर्ट दायर कर रहा है या चार्जशीट दायर कर रहा है। पर्पस इसका ये भी है कि अगर मान लीजिए पुलिस ऑफिसर को लगता है कि फाइनल रिपोर्ट ही दायर होनी है, और जो कंप्लेनेंट को लगता है फाइनल रिपोर्ट नहीं दायर होनी चाहिए, मतलब फाइनल रिपोर्ट का मतलब नेगेटिव रिपोर्ट कि वो नहीं दायर होनी चाहिए, चार्जशीट नहीं दायर कर रहा वो पुलिस ऑफिसर कहता है मेरे ओपिनियन में कोई ऑफेंस नहीं हुआ, तो ऐसे केस में उसके पास एक मौका तो होना चाहिए प्रोटेस्ट पिटीशन या कंप्लेंट देने का। तो इसलिए इट इज़ द ड्यूटी, और इनफैक्ट द रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस भी रिक्वायर करते हैं कि आप बताएं विक्टिम या कंप्लेनेंट या इन्फॉर्मेंट को कि आपने क्या करने जा रहे हैं और आपकी इन्वेस्टिगेशन में आपका क्या कंक्लूजन निकला है, ठीक है। सो लेजिस्लेचर ने भी इसको माना है, एंड इट हैज़ रिकॉर्डेड कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर टू इन्फॉर्म द कंप्लेनेंट और द इन्फॉर्मेंट द एक्शन टेकन बाय हिम, ठीक है। अब दिनेश डालमिया का इस पर एक केस है, दिनेश डालमिया वर्सेस सीबीआई में ये बोला गया है, द स्टैट्यूटरी स्कीम डज नॉट लीड टू अ कंक्लूजन इन रिगार्ड टू एन इन्वेस्टिगेशन लीडिंग टू फाइलिंग ऑफ अ फाइनल फॉर्म अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 173 एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन कंटेम्पलेटेड अंडर सबसेक्शन 8 thereof. Whereas when a charge sheet is not filed, an investigation is kept pending. Benefit of the proviso appended to subsection 2 of 167 of the code will be available to the offender. Once, however, a charge sheet is filed, the said right ceases. When the right does not, such right does not revive merely because a further investigation remained pending within the meaning of subsection 8 of 173 of the code. दिनेश डालमिया ने उस सिचुएशन से डील किया है कि मान लीजिए कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ठीक है, और एक अक्यूज्ड कहता है कि यार फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो मुझे 167 का बेल का बेनिफिट देना चाहिए। तो दिनेश डालमिया ने बोला कि अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो रही है ना किसी केस पे, तो आपका 167 का जो बेल का राइट है वो रिवाइव नहीं करता है, ठीक है। आप उसमें डिफ़ॉल्ट बेल नहीं क्लेम कर सकते मेरली बिकॉज द फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज़ गोइंग ऑन। आपका जो वो वाला राइट है डिफ़ॉल्ट बेल का, वो फाइलिंग ऑफ अ चार्जशीट से ही चला जाता है, इसलिए वो क्या कहते हैं वो मेंटेनेंस में नहीं रहता अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। एक बार चार्जशीट फाइल हुई तो योर राइट ऑफ डिफ़ॉल्ट बेल इज़ गॉन। अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस ऑफिसर करे वो मेरली एक इनेबलिंग प्रोविजन है, दैट डज नॉट गिव यू अ राइट फॉर डिफ़ॉल्ट बेल, सिर्फ इसी ग्राउंड पे कि चूँकि वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो मुझे आप बेल ग्रांट करिए। तो दिनेश डालमिया ने इस पॉइंट से डील किया था, दैट वाज रिलेटेड टू द फर्दर इन्वेस्टिगेशन। ये पॉइंट मैं कल इसलिए नहीं डील करना चाह रहा था क्योंकि कल इसमें ना फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी आ जाता,
That is why I was avoiding this point yesterday. अब सुप्रीम कोर्ट का एक केस आता है भागवत सिंह वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस का. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश किए हैं और बोला है कि अ मैजिस्ट्रेट टू whom a report is forwarded under subsection 2 of section 173 decides not to take the cognizance of the offence and to drop the proceedings, and he takes the view that there is no sufficient ground for proceedings against some person mentioned in the first information report, तो ऐसे केस में मैजिस्ट्रेट को नोटिस इन्फॉर्मेंट को देनी चाहिए. अगर मान लीजिए मैजिस्ट्रेट को जिसको रिपोर्ट फॉरवर्ड हुई है और उसको लगता है कि देयर आर नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग अगेंस्ट द अक्यूज पर्सन्स, ठीक है, एंड ही वांट्स टू ड्रॉप द प्रोसीडिंग्स, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रिंसिपल एस्टैब्लिश किया है इस केस में कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द मैजिस्ट्रेट टू इन्फॉर्म द इन्फॉर्मेंट या कंप्लेनेंट कि दैट देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग. और ऐसे केस में कंप्लेनेंट क्या कर सकता है? अगर उसको ऐसा लगता है तो कंप्लेनेंट कैन ऑलवेज फाइल व्हाट? प्रोटेस्ट पिटीशन, ठीक है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी इंजर्ड पर्सन, कोई भी रिलेटिव ऑफ द डिसीज्ड, दो नॉट एंटाइटल्ड, बस स्टैट्यूटरी कहीं लिखा नहीं है कि नोटिस देना जरूरी है. आप 173 पढ़ेंगे आपको कहीं नहीं दिखेगा नोटिस देना जरूरी है, पर कोर्ट कहता है कि उसके पास लोकस स्टैंडाई तो है, उसका इंटरेस्ट तो जुड़ा है ना इस बात से कि अगर मान लीजिए किसी ने क्राइम किया किसी के खिलाफ और फिर कल को पुलिस और मैजिस्ट्रेट कहता है कोई ग्राउंड ऑफ प्रोसीडिंग नहीं है, तो क्या उसको न्याय मिलने का कोई अधिकार नहीं है? ऑब्वियसली है. तो इसीलिए कोर्ट ने बोला कि उसके पास लोकस है, उसका इंटरेस्ट है, और मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी बनती है टू इन्फॉर्म हिम ऑफ दैट, ठीक है, बिकॉज ही हैज द लोकस टू अपीयर बिफोर द मैजिस्ट्रेट at the time of consideration of the report. Agar if he otherwise comes to know that the report is going to be considered by the magistrate, and if he wants to make this submission in regard to the report, magistrate is bound to hear it. तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसके लोकस की बात की है जो विक्टिम या कंप्लेनेंट है कि भाई मैजिस्ट्रेट को सुनवाई उसकी करनी पड़ेगी विक्टिम की या कंप्लेनेंट की, कि उसको सुन ले एक बार, और वो बाउंड है उसको सुनने के लिए क्योंकि उसका इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है रिजेक्शन ऑफ कॉग्निजेंस से. मान लीजिए पुलिस रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस नहीं लिया, मैजिस्ट्रेट ने बोला आई डोंट थिंक देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर इन्वेस्टिगेशन, तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में तो यही होगा ना कि जो विक्टिम है ही विल बी रेमेडीलेस हो जाएगा. तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द मैजिस्ट्रेट टू हियर द कंप्लेनेंट और द इन्फॉर्मेंट. अगर वो रिपोर्ट रिजेक्ट करने जा रहा है, पुलिस रिपोर्ट रिजेक्ट करने जा रहा है, या पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट सबमिट की है जिसके हिसाब से कोई ऑफेंस नहीं हुआ और मैजिस्ट्रेट अग्रीज टू इट, तो मैजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है. और ऐसे में अगर वो चाहता है सुनवाई की अपॉर्चुनिटी, तो मैजिस्ट्रेट इज बाउंड टू गिव हिम द चांस टू हियर. ऑलराइट, अब एक सवाल और उठता है, ये थोड़ा आपका टेक्निकल है, पर क्या पुलिस रिपोर्ट बी डीम्ड अ कंप्लेंट इन अ नॉन कॉग्निजेबल केस? क्या ऐसा हो सकता है कि पुलिस रिपोर्ट को नॉन कॉग्निजेबल केस में डीम्ड कंप्लेंट मान लिया जाए? तो अगर 2D की एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो लिखा है कि रिपोर्ट मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर इन अ केस विच डिस्क्लोजेस आफ्टर इन्वेस्टिगेशन कमीशन ऑफ अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस शैल बी डीम्ड टू बी अ कंप्लेंट, एंड द पुलिस ऑफिसर बाय whom such report is made shall be deemed to be a complainant. तो ये तो आपको सीधे से सवाल आंसर करता है. इस पे एक केस भी है स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस गणेश चौधरी का, 2001 में डिसाइड हुआ था. इट वाज रिपोर्टेड इन सुप्रीम कोर्ट केसेस. इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है स्कीम ऑफ सीआरपीसी इज रिफ्लेक्टेड ऑन द सब्जेक्ट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम 2D. वही जो बात मैंने अभी बोली 2D में, वो क्या कहते हैं, वो ऐसा प्रोविजन है, ही कैन डू दैट. इसको कोर्ट ने बोला इट ऑब्वियसली मीन्स दैट द प्रोसीडिंग्स बिफोर द मैजिस्ट्रेट could not be viewed as without jurisdiction merely because the proceedings were instituted by the police officer after investigation when he has no power to investigate. अगर नॉन कॉग्निजेबल केस में उसने इन्वेस्टिगेशन किया है मान लीजिए, तो ऐसे केस में जो पुलिस ऑफिसर है उस ऑब्वियसली पुलिस रिपोर्ट तो कॉग्निजेबल केस में ही भेजी जाती है, तो
तो ऐसे केस में अगर वो पुलिस रिपोर्ट भेजता है तो पुलिस रिपोर्ट को कंप्लेंट मान लिया जाएगा। वही 2D की एक्सप्लेनेशन भी कहती है, अ रिपोर्ट मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर इन अ केस विच डिस्क्लोजेस आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द कमीशन ऑफ अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस शैल बी डीम्ड टू बी अ कंप्लेंट। और कंप्लेंट, ठीक है, इसका मतलब पुलिस ऑफिसर भी कंप्लेंट कर सकता है, ध्यान रखिएगा। एंड द पुलिस ऑफिसर बाय whom such report is made shall be deemed to be a complainant। तो एक छोटा सा एक टेक्निकल पॉइंट था, ये ध्यान में रखिएगा हमेशा। अब ये कि मैंने आपको बताया था ना कि शैल को मार्क कर लीजिए, सबसेक्शन 173 के सबसेक्शन 5 को, जहाँ पे बोला है कि when a report is in respect of a case to which section 170 applies, the police officer shall forward to the magistrate along with the report। shall forward को मार्क करने को मैंने इसीलिए कहा था क्योंकि ये सवाल ये उठता है कि ये जो शैल है मैंडेटरी करता है। जनरली अगर लेजिस्लेचर शैल वर्ड का यूज करता है तो वो मैंडेटरी कहलाता है, जब तक कोर्ट ने कंटेक्स्ट को देख के अदरवाइज हेल्ड ना किया हो। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वर्सेस RS पाई में 3 अप्रैल 2002 को डिसाइड हुआ था, बोला था कि ये मैंडेटरी नहीं है। क्यों बोला था ये मैंडेटरी नहीं है? कोर्ट ने बोला, बाकी उसने प्रोविजन पे ध्यान दिया कि नॉर्मली क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ऑल रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ चार्जशीट, ठीक है, ये तो जनरली होता है। और लेकिन अगर मान लीजिए पुलिस ऑफिसर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स नहीं ला पाया या किसी मिस्टेक की वजह से वो रह गए, मान लीजिए भूल गया, ठीक है, तो इट इज ऑलवेज ओपन टू इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर टू प्रोड्यूस द सेम विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। वो आगे पर कोर्ट की परमिशन लेके उसे प्रोड्यूस कर सकता है। तो कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने पॉलिसी एग्जामिन की कि क्या पॉलिसी है इन्वेस्टिगेशन की, और फिर वो इस कंक्लूजन पे आया कि कंसिडरिंग द प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ द प्रोसिक्यूशन, जो इन्वेस्टिगेशन है प्रोसिक्यूशन की प्रिलिमिनरी स्टेज कहलाती है, or the context in which police officer is required to forward to the magistrate all the documents or relevant extracts, the word shall used in subsection 5 cannot be interpreted as mandatory, पर उसको डायरेक्टरी माना चाहिए। डायरेक्टरी का मतलब होता है जनरली फॉलो होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं होता तो ये ऐसी कोई इरेगुलरिटी नहीं जो विशिएट कर देगी प्रोसीडिंग्स को। नॉर्मली द डॉक्यूमेंट्स गैदर्ड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अपॉन द प्रोसिक्यूशन are to be required to the forwarded to the magistrate at the time of filing of charge sheet के फाइल होने पे जिस भी डॉक्यूमेंट्स पे प्रोसिक्यूशन रिलाई करता है वो सारे डॉक्यूमेंट फाइल कर देने चाहिए। बट इन केस कोई ओमिशन हो जाता है, कुछ रह जाता है या कुछ रिपोर्ट्स नहीं आए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्यूमेंट्स बाद में नहीं आ सकते, वो आ सकते हैं और उनको दायर किया जा सकता है। ऊपर से अगर आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन का भी पॉइंट देख लें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आप ऑब्वियसली बाकी चीज़ें बाद में भी डाल सकते हैं, सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी भेज सकते हैं। तो हाउ कैन दिस बी मैंडेटरी? सुप्रीम कोर्ट इसी कंक्लूजन में आया कि जब आप सप्लीमेंट्री चार्जशीट में दूसरा ओरल एविडेंस और ये जब कलेक्ट करके डाल सकते हैं जिस पर प्रोसिक्यूशन रिलाई करेगा, तो हाउ कैन जो सबसेक्शन 5 है वो पूरी तरीके से मैंडेटरी हो? तो कोर्ट ने बोला नहीं, मैंडेटरी नहीं है, ये जनरली फॉलो होना चाहिए। अब एक सिचुएशन आ जाती है कि मान लीजिए एक ही केस को लेके कंप्लेंट केस भी है और उस पर सुनवाई चल रही है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी है इंडिपेंडेंटली, मैजिस्ट्रेट को पता नहीं है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और उस पर वो भी क्या कहते हैं कंप्लेंट पे हियरिंग भी हो रही है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में 210 का प्रोसीजर लगेगा CRPC का। वो क्या कहता है? प्रोसीजर टू बी फॉलोड व्हेन देयर इज अ कंप्लेंट केस एंड पुलिस इन्वेस्टिगेशन इन द सेम ऑफेंस। जब कोई कंप्लेंट केस इंस्टीट्यूट होता है, ठीक है, तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल मैजिस्ट्रेट को यह पता चलता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ द पुलिस भी सेम केस पे चल रही है इन रिगार्ड टू द सेम ऑफेंस जिस पे वो कंप्लेंट पे इंक्वायरी कर रहा है या ट्रायल कर रहा है, तो उसको वो स्टे कर देगा और कहेगा पुलिस से कि रिपोर्ट दायर करो, स्टे कर देगा उसको, ठीक है। अगर पुलिस रिपोर्ट सबमिट करती है फिर, और पुलिस को रिपोर्ट सबमिट करने के बाद जब रिपोर्ट सबमिट कर देती है, मैजिस्ट्रेट को लगता है कि अक्यूज्ड और ऑफेंस सेम केस में है और जिस अक्यूज्ड को कंप्लेंट पे इंक्वायर कर रहा था या ट्राई कर रहा था वो पुलिस रिपोर्ट में भी अक्यूज्ड है और मटेरियल और एविडेंस भी सेम है या मटेरियल सब्सटेंस भी केसेस के दोनों के एक है, तो ऐसे केस में वो क्या करेगा? ऐसे केस में
वो दोनों केस को क्लब कर देगा और दोनों केस क्या माने जाएंगे, कंप्लेंट केस फिर नहीं माने जाएंगे, फिर केस को ऐसे माना जाएगा एज इफ बोथ केसेस वर इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। तो ध्यान रखिएगा, जब मैजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिस ऐसे सब्सिक्वेंट केस पे जिस पे कंप्लेंट और इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंटली चल रही थी और मैजिस्ट्रेट को बाद में पता चलता है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, और फिर बाद में पुलिस ऑफिसर रिपोर्ट सबमिट करता है और उस रिपोर्ट पे मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस भी लेता है अगेंस्ट द अक्यूज्ड हु इज आल्सो द अक्यूज्ड इन द कंप्लेंट केस। तो मैजिस्ट्रेट दोनों कंप्लेंट केस और पुलिस रिपोर्ट को एक साथ इंक्वायर करेगा और दोनों केस को माना जाएगा कि ये जैसे कि पुलिस रिपोर्ट पे ही इंस्टीट्यूट हुए हैं। तो ये पुलिस रिपोर्ट वाला पॉइंट ध्यान में रखिएगा 210 में। और अगर रिपोर्ट अक्यूज को रिलेट नहीं करती है या मैजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस नहीं लेता, ठीक है, तो वो अपनी कंप्लेंट को जिसको उसने स्टे किया था उस पर वापस इंक्वायरी और ट्रायल कंटिन्यू कर सकता है। तो एक छोटा सा पॉइंट मुझे इस पर ये भी डील करना था। फिर पावर टू ऑर्डर फर्दर जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है ना 173 के सबसेक्शन 8 में, ये इनेबलिंग प्रोविजन है, नथिंग से शुरू हुआ है, ये सेविंग क्लॉज है। पुलिस ऑफिसर चाहे तो कर ले, इसके लिए उसे मैजिस्ट्रेट की परमिशन लेने की जरूरत है नहीं। ऑर्डिनरली क्या होता है, पुलिस इन्फॉर्म कर देती है मैजिस्ट्रेट को कि देखिए हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो कमिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन को होता है कि आप ना तो थोड़ा बहुत जल्दी ट्रायल तक मत आ जाइएगा, जजमेंट मत दे दीजिएगा, क्योंकि हमारा अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन इस पे जारी है। तो ये जिससे वो भी एविडेंस कंसिडर हो पाए जो ओरल और डॉक्यूमेंट्री जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में अगर आया, और तो अगर सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल हो तो मैजिस्ट्रेट उन्हें भी कंसिडर कर पाए। तो जनरली पुलिस इन्फॉर्म कर देती है मैजिस्ट्रेट को कि हमारी एक फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो रही है इस पे, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर केस पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो। ज़्यादातर केसेस पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, मैक्सिमम में फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। ये एक इनेबलिंग प्रोविजन है। और इनेबलिंग प्रोविजन क्यों है? इनेबलिंग प्रोविजन है फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग जस्टिस एंड टू अचीव द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मैंने जो इन्वेस्टिगेशन का केस जो आपको दिया था एचएन रिश्वत वाला, फिर मैंने आपको बताया था ना कि क्या इन्वेस्टिगेशन के कंसिस्टेंट क्या होते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट भी हैं। और प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन का क्या है कि गिल्टी को पकड़ना और गिल्टी को सजा दिलवाना इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ये एक ऑब्जेक्ट बता रहा हूँ, वैसे तो हैं बहुत हैं, और कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन भी बहुत हैं। तो वो केस को जो एचएन रिश्वत वाला मैंने आपको केस इन्वेस्टिगेशन में दिया था, और उसके जितने भी टॉपिक हैं, यू हैव टू रिलेट इट विद व्हाट, विद फर्दर इन्वेस्टिगेशन का। आपको याद होगा फर्दर वो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन सेशन में मैंने फर्दर इन्वेस्टिगेशन से लाइटली डील किया था, इसीलिए मैं लाइटली डील कर रहा था। तो अब मुझे आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन बताना थोड़ा आसान हो गया। तो ये इनेबलिंग प्रोविजन है, मैंडेटरी नहीं है पुलिस ऑफिसर पे कि वो इसको ज़बरदस्ती जाके इन्वेस्टिगेट करे। हाँ, अगर मान लीजिए पुलिस रिपोर्ट सबमिट करती है मैजिस्ट्रेट को और मैजिस्ट्रेट को लगता है कि मटेरियल इनफ नहीं है, इस पर ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकता है। लेकिन जो मैजिस्ट्रेट फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करता है ना, वो 173 के क्लॉज सबसेक्शन 8 में नहीं होती है। 173 का सबसेक्शन 8 पुलिस ऑफिसर को अथॉरिटी देती है, मैजिस्ट्रेट इसमें नहीं ऑर्डर करता। मैजिस्ट्रेट फर्दर इन्वेस्टिगेशन 156(3) में ऑर्डर करेगा, ठीक है। और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और मॉनिटरिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, ये सारे इश्यूज हम पहले ही डील कर चुके हैं जब 156(3) से डील कर रहे थे। तो वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन जब मैजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा तो 156(3) में करेगा, ना कि 178A में। सुपीरियर ऑफिसर फर्दर इन्वेस्टिगेशन कहाँ पे ऑर्डर करता है? 173 के क्लॉज सबसेक्शन 3 में सुपीरियर ऑफिसर वहाँ पे ऑर्डर करता है, रेड विथ सेक्शन 36। और पुलिस ऑफिसर इंडिपेंडेंटली ऑफ ऑल प्रोविजंस 173A उसे इनेबल करता है कि आप खुद भी उसे इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। इस पे केस लॉ है स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस जेएसी सल्लाना, ये मैं आपको अवॉइड करूंगा। अब इससे आपका इन्वेस्टिगेशन के जितने भी मटेरियल टॉपिक्स थे वो डील हो चुके हैं। अब फिर हमारा इंक्वेस्ट आता है, और उसमें इंक्वायरी और इंक्वेस्ट आता है। अब ये एक छोटा सा टॉपिक हो गया है, ये आपका 5-10 मिनट में हो जाएगा। तो इसमें
सेक्शन में आपको क्या क्या मार्क करना है कि ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर को 174 में जब ये पता चलता है कि सम पर्सन हैज कमिटेड सुसाइड या हैज डाइड अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेज या किसी एनिमल मशीनरी या किसी और दूसरे कारणों से, तो वो पहले उसकी इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को देगा जो इंक्वेस्ट कर सकता है इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट या किसी या इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, और फिर उस जगह पे जाएगा, उस प्लेस पे जाएगा जहाँ पे बॉडी है डिसीज पर्सन की, और 2 रिस्पेक्टेबल इनहैबिटेंट्स को ले जाके वहाँ पे, ये कौन है, ये जब पंचनामा मैंने डील किया था तो आई इन्फॉर्म यू ये कौन सी इंक्वेस्ट है, ये इंक्वेस्ट पंचनामा का है। 2 रिस्पेक्टेबल इनहैबिटेंट्स shall make an investigation and draw up a report of an apparent cause of death, एक रिपोर्ट ड्रॉ अप करेगा apparent cause of death का, describing wounds, fracture, bruises, injury, marks जैसे उसे appear कर लगते हैं, ठीक है। So he will do that only। फिर रिपोर्ट्स जो साइन होगी पुलिस ऑफिसर साइन करेगा और वो जो बाकी के पर्सन्स हैं वो भी साइन करेंगे, which shall be signed by the police officer and the other person और बाय सो मैनी ऑफ देम एज कंकर, या वो पर्सन ही साइन करें जो अग्री करते हैं पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट के, और इसको फोर्थ विद फॉरवर्ड किसको करेगा, डीएम और एसडीएम को। अब यहाँ पे क्लॉज 3 जो अब सबसेक्शन 3 जो आएगा 174 का वो मैंडेटरी है, ये ज़रूरी है, इसमें डीएम और एसडीएम बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। जब कोई भी केस ऐसा है जिसमें वुमेन 7 ईयर्स के मैरिज में, मतलब 7 ईयर्स के अंदर, मैरिज के 7 ईयर्स के अंदर उसने सुसाइड कर लिया है, या वुमेन की डेथ हो गई है 7 साल के अंदर, या केस रिलेट्स टू डेथ ऑफ अ वुमेन अंडर 7 ईयर्स और जिसके बिहाफ पे रिलेटिव ऑफ द वुमेन ने एक रिक्वेस्ट की है, और देयर इज अ डाउट रिकॉर्डिंग द कॉज ऑफ डेथ, या पुलिस ऑफिसर किसी दूसरे रीजन से ज़रूरी समझता है, एक्सपीडियंट मतलब उसे लगता है कि हमारी सर्विंग के लिए ज़रूरी होगा, सेल्फ सर्विंग के लिए ज़रूरी होगा, इन्वेस्टिगेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो अगर पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगता है तो ही शैल सब्जेक्ट टू द रूल्स एज द स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब फॉरवर्ड द बॉडी विद द व्यू ऑफ बीइंग एग्जामिन्ड टू द नियरेस्ट सिविल सर्जन या किसी क्वालिफाइड मेडिकल मैन अपॉइंटेड इन दिस बिहाफ बाय द स्टेट गवर्नमेंट इफ द स्टेट ऑफ वेदर and distance admit of being so forwarded without the risk of putrefaction on the road as would render such examination useless। मतलब putrefaction मतलब बॉडी, मतलब ऐसा भी ना हो कि बॉडी सड़ने लगे वेदर और उसकी वजह से इतनी दूर भेज दिया, तो ऐसे केस में पुलिस ऑफिसर को अगर एक्सपीडियंट लगता है या वुमेन 7 साल के अंदर मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में मर गई है, तो ऐसे केस में वो बॉडी जो है सिविल सर्जन को फॉरवर्ड कर देता है अपॉइंट करने, क्या कहते हैं, एग्जामिन करने के लिए कि आप देखिए कि इसमें क्या हुआ है और इसमें जो डेथ कॉज हुई है वो किन किन कारणों से है, या सस्पिशियस कारणों से अगर हुई है तो आप हमें रिपोर्ट देके बताएं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देके बताएं। अब जो मैजिस्ट्रेट हैं जो इंक्वेस्ट कैरी कर सकते हैं ये कौन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सवाल प्रीलिम्स में बहुत आता है, और जो लोग बिहार जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या यूपी जुडिशरी या उत्तराखंड जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो मैजिस्ट्रेट एम्पावर टू होल्ड इंक्वेस्ट है ना, ये बहुत पूछा जाता है उनसे। तो डीएम, एसडीएम या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ बाय द स्टेट गवर्नमेंट और या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आर द मैजिस्ट्रेट कंसिडर्ड टू बी एम्पावर्ड टू होल्ड इंक्वेस्ट। इसमें जेएम नहीं आता, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नहीं आता, ठीक है। 174 में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नहीं आता है, इसमें आपका कौन सा मैजिस्ट्रेट है, इसमें आपका है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ही। कौन कौन से, डीएम, एसडीएम है, या कोई भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जिसको स्टेट गवर्नमेंट या डीएम ऐसा एम्पावर कर दे इन्वेस्ट करने के लिए। अब 175 में पावर टू समन विटनेसेस है, तो ये ऑर्डर इन राइटिंग होगा, 2 और मोर पर्सन्स को बुला सकता है। इट शैल बी रेड विद व्हाट सेक्शन ऑफ द आईपीसी, सेक्शन 179 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, ठीक है। ये भी बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि ऑफेंस, ये आप जो छोटे छोटे सेक्शन है ना आईपीसी के, ये सीआरपीसी के साथ ही आप क्लियर करते हुए चलिए, जिससे आपका एट द एंड टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना हो आपको।
तो सेक्शन 179 ऑफ द आईपीसी क्या कहता है? रिफ्यूजिंग टू आंसर पब्लिक सर्वेंट ऑथराइज्ड क्वेश्चन। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ 175 से आप रिलेट करिए। तो पुलिस ऑफिसर पहले तो सेक्शन 174 में बुला सकता है 2 पर्सन को, और वो जो 2 पर्सन आ रहे हैं who are acquainted with facts or circumstances of the case, and every person so summoned shall be bound to attend and answer truly all questions other than the answers to the question which are tendency to expose them to criminal charge, penalty or forfeiture। तो ये सिमिलर किससे है? 161 से। 161 में भी आपको ऐसा ही पॉइंट मिलता है। इट हैज़ टू बी रेड विथ 179, क्योंकि अगर मान लीजिए कि वो आंसर नहीं करता है, कहता है मैं नहीं आंसर करूँगा, ठीक है, तो ऐसे केस में 6 months का क्या कहते हैं पनिशमेंट हो सकता है, बट इट सब्जेक्ट टू कॉग्निजेंस अंडर 195 of the CRPC। If the facts do not disclose a cognizable offence to which section 170 applies, such person shall not be required by the police officer to attend a magistrate court। तो मैजिस्ट्रेट की कोर्ट आने के लिए मजबूर नहीं करेगा। अब इंक्वायरी बाय द मैजिस्ट्रेट इनटू कॉज ऑफ डेथ कैसे होगा? अब मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी कैसे करेगा? हाउ विल द मैजिस्ट्रेट इंक्वायर इनटू द केस? व्हेन द केस इज ऑफ नेचर रेफर्ड टू इन क्लॉज 1 और 2 ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 174। तो 1 और 2 किस बात में? सुसाइड ऑफ अ वुमन विद इन 7 years, डेथ ऑफ अ वुमन विद इन 7 years ऑफ मैरिज, और जिसमें एक रीजनेबल सस्पिशन अराइज होता है। तो इसमें इन एनी अदर केस मेंशन इन सबसेक्शन 1 ऑफ 174, एनी मैजिस्ट्रेट empowered to hold an inquiry into the cause of death either instead of or in addition to the investigation by police officer shall have all the powers of conducting it as he would have in holding an inquiry into an offense। तो जो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट है ना, जो एम्पावर्ड टू होल्ड इंक्वेस्ट है, तो वो जो इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस ऑफिसर कर रहा है 174 में, रिक्वायरिंग ये जानने के लिए कि मिस्टीरियस कॉजेज ऑफ डेथ क्या था, आदमी मरा कैसे, किस सर्कमस्टेंसेस में मरा, और दुनिया भर की चीज़ें जो वो कर रहा है, ऐसे केस में जो मैजिस्ट्रेट हैं वो आर एम्पावर्ड टू होल्ड इंक्वेस्ट। मैंने अभी बोला था ना, अभी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, तो वो वाले जो इंक्वेस्ट होल्ड करने वाले जो भी मैजिस्ट्रेट हैं, नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट, वो मैजिस्ट्रेट एक इंक्वायरी भी हेल्ड कर सकते हैं इंस्टेड इन्वेस्टिगेशन को हटाने। मतलब वो कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन नहीं, हम सीधे इंक्वायरी कर रहे हैं, सीधे इंक्वायरी करते हैं इस केस में, या इन्वेस्टिगेशन के एडिशन में भी इंक्वायरी कर सकते हैं, विच इज जैसे भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर कर रहे हैं उसके एडिशन में भी कर सकते हैं, या इंस्टेड ऑफ दैट इन्वेस्टिगेशन भी वो कर सकते हैं। और अगर वो ऐसा करता है तो उसके पास इन सारी पावर्स होंगी इन होल्डिंग एन इंक्वायरी इनटू एन ऑफेंस। जैसे कि ऑफेंस को इंक्वायर करने की जितनी भी शक्तियाँ होती हैं ना, वो सारी उसके पास अवेलेबल होंगी। लेकिन इंक्वायरी ट्रायल नहीं होता, ये कॉग्निजेंस के बाद के बीच की स्टेज कहलाती है। तो ऑब्वियसली एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस तो ले नहीं सकता, तो कोड ये कह रहा है कि इंक्वायर करने के लिए जितनी भी पावर्स चाहिए होती हैं वो सारी वो उसके पास अवेलेबल रहेंगी। एक प्रोविजन जो इन सब केसेस से डील करेगा वो है कि आई थिंक प्रोटेक्शन ऑफ एविडेंस वाला होगा। इन सारे जो प्रोविजन है ना, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस किस चीज़ पे कैसे होगा, ये आप 272 से शुरू होते हैं। इसको भी आप साथ में पढ़ना शुरू कर दीजिए कि एविडेंस जो भी इंक्वायरी है वो कैसे रिकॉर्ड होगा। इसके लिए आप 274 ऑफ द CRPC अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। बहुत ही बेयर एक्ट, क्या कहते हैं, बहुत ही बेयर सेक्शन है। तो इसमें ये लिखा है कि कोई भी अगर इंक्वायरी होती है तो उसमें क्या कहते हैं रिकॉर्ड कैसे प्रिपेयर किया जाएगा। इन समन केसेस ट्राइड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट इन ऑल इंक्वायरीज अंडर सेक्शन 145, 148 एंड इन ऑल प्रोसीडिंग्स अंडर 446 अदरवाइज देन इन कोर्स ऑफ ट्रायल मैजिस्ट्रेट shall, as the examination of each witness proceeds, make a memorandum of the substance of the evidence in the language of the court। एक मेमो बनाएगा, provided that is the magistrate is unable to take such memorandum किसी भी इनएबिलिटी के कारण,
shall cause such memorandum to be made in writing or by his dictation. Such memorandum shall be signed by the magistrate और part of the record होगा. तो हालांकि ये बात ये बोलता नहीं है कि 176 की इंक्वायरी में क्या आप इसी तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, पर जनरली जब इंक्वायरी का जो एविडेंस रिकॉर्ड हो रहा होगा, जितनी भी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही होंगी, तो प्रॉपर प्रोसीजर तो ये है कि ऐसे ही रिकॉर्ड हो. हाँ, जब वो स्पॉट पे जाएगा, स्पॉट पे जाके कोई चीज़ अगर इंक्वायरी कंसिडर करेगा तो उसका प्रोसीजर थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, पर मटेरियली वो 274 का जो प्रोविजन है उससे कोइंसाइड करना चाहिए. ठीक है, तो यू शुड ऑलवेज लर्न टू रिलेट दीज प्रोविजंस विद डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ द सीआरपीसी. तो मैंने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया, कोई पूछेगा नहीं आपसे, नोबडी विल आस्क यू दैट. मैंने बस आपको बता दिया कि एविडेंस किसी भी इंक्वायरी या समन केसेस में कैसे रिकॉर्ड होगा. तो इंक्वायरी के लिए ये है. फिर आपको बताते हैं आगे 1A, where any person dies or disappears or a rape is alleged to be committed on any woman, जब person is in the custody of police और other custody authorized by the magistrate और court, मतलब जेल में है, तो ऐसे में इंक्वायरी कौन कंडक्ट करेगा? एग्जीक्यूटिव नहीं करेगा, ऐसे में जुडिशियल या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट करेगा जिसके लोकल जुरिस्डिक्शन में ये ऑफेंस हुआ. Magistrate holding an inquiry shall record the evidence taken by him in connection therewith in any manner hereinafter prescribed according to circumstances in the case. तो सबसेक्शन 2 कहता है कि आप किसी भी मैनर में रिकॉर्ड कर सकते हैं सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस को ध्यान में रखते हुए, बट मटेरियली ये ऑब्जेक्टिव पर्पसेस के लिए बता रहा हूँ, ये एग्जामिनेशन पर्पस के लिए नहीं है, एग्जाम में आएगा भी नहीं. पर मटेरियली दिस प्रोसीजर ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस ये ऑलमोस्ट सिमिलर होगा 274 से, जहाँ पे मेमो रिकॉर्ड करेगा, बोलेगा साइन करो. ठीक है, मान लीजिए स्पॉट पे गया, स्पॉट पे डीएम या एसडीएम एविडेंस रिकॉर्ड कर रहा है, तो मेमो जब रिकॉर्ड करेगा ना सबका, तो कहते हैं कि एविडेंस में एक इसका एक मेमोरेंडम बना लेता हूँ, फिर कहेगा साइन करो स्पॉट पे. तो हालांकि वो ओपन कोर्ट में तो नहीं हो रहा, पर मटेरियली आप देख रहे हैं ना, जो 274 का जो मेन मटेरियल है वो कोइंसाइड कर रहा है उसके साथ, so that will be followed materially, exactly नहीं. सबसेक्शन 2 176 का इसीलिए इतना लीवे दे रहा है कि सर्कमस्टेंसेस और केस के हिसाब से डिटरमाइन करेगा. Whenever the magistrate considers expedient to make the examination of dead body of any person who has already been inferred in order to discover the cause of his death, magistrate may cause the body to be disinterred and examined. मान लीजिए गाड़ दिया गया है, तो उसको क्या कहते हैं, कब्र से खुदवा भी सकता है चाहे तो, और फिर इसको एग्जामिन करो. मान लीजिए किसी ने किसी को मार दिया है और जल्दी से उसको गाड़ दिया ये बताने के लिए, अरे वो तो नेचुरल डेथ मरा था, तो क्या मैजिस्ट्रेट क्या ऐसे केस में चुप हो जाएगा कि नहीं ये कह रहे नेचुरल डेथ मरा था तो नेचुरल डेथ ही मरा होगा? ऑब्वियसली नॉट. अगर ऐसा होता तो कोई भी मर्डर केस का कन्विक्शन ना हो पाता. मैजिस्ट्रेट ऐसे में क्या कहेगा, वो कहेगा लाश आप रिकवर करो कब्र से, उखाड़ो और इसको एग्जामिन करवा दो. बस इसमें ये देखेगा कि पुट्रेफैक्शन का रिस्क ना हो, लाश इतनी सड़ भी ना चुकी हो, लेकिन इफ़ ही रिक्वायर्स इट उसके पास पूरा डिस्क्रेशन है उसको एग्जामिन करवा पाने का लाश को. तो when an inquiry is to be held under this section, magistrate shall, wherever practicable, inform the relatives of the deceased whose names and addresses are known and shall allow him to remain present in inquiry. अगर जैसे उसे लिए लगता है कि ये ज़रूरी है, तो रिलेटिव्स ऑफ द डिसीज जो मर गया है, जो मतलब जो डिसीज के जो रिलेटिव्स हैं, डिसीज मतलब जो मर गया है उसके जो रिलेटिव्स हैं, उनको बुलाएगा और उनके नेम और एड्रेसेस अगर उसको पता हो, और उनको जब वो इंक्वायरी कंडक्ट कर रहा होगा तो उनको प्रेजेंट होने की अनुमति देगा, परमिशन दे देगा कि हाँ प्रेजेंट रहो, जिससे आप भी देखो कि ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी है. ऐसे में डिसीज के रिलेटिव्स और सेटिस्फाइड हो जाते हैं जब अपने सामने चीज़ें देखते हैं. इनफैक्ट वो मैजिस्ट्रेट को असिस्ट भी कर सकते हैं किसी सिचुएशन पे, हालांकि प्रोसीजरली मैजिस्ट्रेट को इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए. क्लॉज 5 क्या कहता है? The judicial magistrate or metropolitan magistrate or executive magistrate or a police officer holding an inquiry or investigation, as the case may be, under subsection 1A, shall within 24 hours of the death of a person forward the body with its view to being examined to the nearest civil surgeon or other qualified medical man appointed in this behalf by the state government, unless it is not possible to do for the reasons to be recorded in writing. अब रिलेटिव्स इस एक्सप्रेशन के लिए कौन कौन से हैं? एक्सप्लेनेशन में दिया गया है पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ब्रदर, सिस्टर, स्पाउस. ठीक है, स्पाउस एक जेंडर न्यूट्रल टर्म है जिसमें हस्बैंड और वाइफ आइदर आ सकते हैं डिपेंडिंग
on this situation. तो ये आपका इन्वेस्टिगेशन और इंक्वेस्ट था छोटे में. अब इसमें दो इश्यूज हैं, उनको भी मैं तुरंत डील कर लेता हूँ क्योंकि इसमें है नहीं ज़्यादा. अब ऑब्जेक्ट क्या है 174 का? ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग अंडर 174 ऑफ द सीआरपीसी इज merely to ascertain whether the person has died under suspicious circumstances or whether it was a case of unnatural death, and if so, what was the apparent cause of death. ये रीजन है. द क्वेश्चन रिगार्डिंग डिटेल्स कि वो कैसे मरा, किसने मारा, किसने असॉल्ट किया, क्या सर्कमस्टेंसेस थे उसकी मौत के, ये सारे जरूरी होते हैं. Therefore, neither in practice nor in law was it necessary for the police to have mentioned details of all overt acts of the accused in the inquest report. Basically, जो पुलिस रिपोर्ट है, जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट है, इंक्वेस्ट रिपोर्ट जब आप ड्रॉ करते हैं तो पुलिस ऑफिसर को उसमें अक्यूज्ड की ओवर्ट एक्ट बताने की कोई ज़रूरत नहीं है. ये ना लॉ का मैंडेट है ना प्रैक्टिस का मैंडेट है. कर दिया तो वो कोई ऐसा इरेगुलर क्या कहते हैं इरेगुलरिटी नहीं है जो विशिएट कर देगा प्रोसीडिंग, पर कोई मैंडेट नहीं. कर देता है ठीक है, नहीं करता है कोई बात नहीं, सेम सिचुएशन है. अगर वो बताता है अक्यूज ने ये किया है, मुझे ये पता चल रहा है कि उसने डिसीज्ड को रात के 12 बजे मारा था, मुझे ये पता चला, यहाँ पे खून के धब्बे मैंने देखे और फिर मैंने बाकी लोगों से भी एग्जामिन किया और अक्यूज चाकू लेके दौड़ के उसने मारा था. ये सारी सिचुएशन अगर वो अपनी रिपोर्ट में इंक्वायर करता भी है तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड मटेरियल, क्योंकि ये ना तो डिमांड है लॉ की, ना ये प्रैक्टिस की डिमांड है. कर देता है तो ठीक है, नहीं करता है तो कोई बात नहीं, ठीक है. सो इट्स नॉट एनी मटेरियल इरेगुलरिटी. अब क्या इंक्वेस्ट रिपोर्ट सब्सटेंशियल एविडेंस है? तो आंसर है नहीं. इसके भी स्टेटमेंट 162 से हिट कर जाएंगे, ठीक है. 162 का क्या है? इज अ प्रोविजन दैट इज अ wholesome rule of public policy that the witness at the trial should be free to tell the truth, unhampered by anything that they might have said to police. ध्यान रखिएगा कि इंक्वेस्ट रिपोर्ट सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं होता. इसमें जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट में जब इंक्वेस्ट पंचनामा होता है वो तो आप corroboration और कॉन्ट्रडिक्शन के लिए यूज कर सकते हैं. वो क्या कहते हैं, जब इन्वेस्टिगेशन में डील कर रहा था तभी मैंने बता दिया था इंक्वेस्ट पंचनामा यूज हो सकता है, बट इंक्वेस्ट रिपोर्ट बाय इटसेल्फ कैन नॉट बी यूज्ड फॉर क्या कहते हैं फॉर एनी मटेरियल पर्पस. वो सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं होता. पंचनामा भी आपको पता होगा सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं होता. इट्स ओनली द रिकॉर्ड ऑफ व्हाट पंचा सीज. जो पंच ने देखा उसका वो रिकॉर्ड होता है. पंच क्या होते हैं? टू रिस्पेक्टेबल इनहैबिटेंट्स ऑफ द लोकेलिटी, जिसको पुलिस ऑफिसर स्पॉट पे ले जाता है, ठीक है. तो आई होप दिस इशू इज डेल्ट विद. इससे आपका प्रोविजन खत्म हो चुका है. और 175 ऑफ द सीआरपीसी आप किससे रीड करेंगे? 179 ऑफ द आईपीसी से. मेरा पर्सन इज ट्रूली बाउंड टू आंसर ऑल द क्वेश्चन. वो ये नहीं कह सकता कि मैं आंसर नहीं करूंगा. इज बाउंड टू आंसर द क्वेश्चन अनलेस वो सेल्फ इंक्रिमिनेटरी हो. अनलेस दे आर सेल्फ इंक्रिमिनेटरी, इन दैट सिचुएशन यू नीड नॉट आंसर दोस क्वेश्चंस. ऑलराइट. एक इलस्ट्रेशन और दे देता हूँ जो ओवर्ट एक्ट से डील करता है. कि मान लीजिए पुलिस ऑफिसर ने बहुत सारी डिटेल्स रिकॉर्ड की हैं, बहुत डिटेल्ड इंक्वेस्ट रिपोर्ट है, वेरी डिटेल्ड. मतलब इंक्वेस्ट रिपोर्ट में अक्यूज्ड की एक एक्ट पुलिस ऑफिसर ने रिकॉर्ड की है. ओवर्ट एक्ट, जिसने एक्सट्रैक्ट की, कहाँ गया, क्या कपड़े पहने, दुनिया भर की चीज़ें. तो देखिए दैट सिचुएशन इज नाइदर कंसिडर्ड अ रूल ऑफ लॉ. कहीं भी लॉ में ये नहीं लिखा है, किसी भी लॉ के प्रोविजन में, कि पुलिस ऑफिसर को इंक्वेस्ट रिपोर्ट में पूरा ये सब करना ही है. इंसाइक्लोपीडिया बना दो कि जितने भी अक्यूज ने ओवर टैक्स किए हैं वो आप बताओ, कोई ज़रूरत नहीं है. और इनफैक्ट अगर तुम बता भी देते हो तो यू शुड नो कि इंक्वेस्ट रिपोर्ट कोई सब्सटेंशियल एविडेंस तो है नहीं, ठीक है. इट्स नॉट अ सब्सटेंशियल एविडेंस. वो 162 के इनहिबिशन में भी आएगा, 162 के इनहिबिशन में भी आएगा जो प्रोहिबिट करता है कौन कौन एविडेंस दे सकता है प्रॉपरली इस केस का. पुलिस ऑफिसर जब कटघरे में खड़ा हो जिसने इंक्वेस्ट रिपोर्ट ड्रॉ की. पंच
पंच जिन्होंने क्या कहते हैं रिपोर्ट जो है वो देखा कि विटनेस ने क्या बोला, और जो इंक्वेस्ट पंचनामा जो ड्रॉ हुआ वो सारा वो कोर्ट में आके डिपोज कर सकते हैं। उनका तो मैटर कॉरोबोरेशन और कॉन्ट्रडिक्शन के लिए भी यूज हो सकता है। जिस भी केस में आई विटनेस नहीं होता और को केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे बेस होता है, वहाँ पे पंचनामा की जो एविडेंशियरी वैल्यू होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ये है तो वैसे एविडेंस का टॉपिक, पर मैं आपको शॉर्ट में बताता चलता हूँ। मैं थ्रू आउट सीआरपीसी आईपीसी आपको एविडेंस को थोड़ा थोड़ा बताता चलूंगा, इससे बाय द टाइम आप एविडेंस पे आए तो आपको बहुत ईजी हो जाए। तो 159 में आप रिफ्रेशिंग ऑफ मेमोरी के लिए भी पंचनामा यूज कर सकता है। जो विटनेस डिपोज करना चाहता है, पंचनामा का एक कॉपी उनके पास भी अवेलेबल होता है, डिफेंस के पास। और इसका यूज कैसे करना है ये मैं आपको पूरा डिस्क्राइब कर चुका हूँ क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेशन के सेशन में, कि पंचनामा का यूज कैसे करते हैं। जो 174 में जो पंचनामा बनता है उसको कहते हैं इंक्वेस्ट पंचनामा। याद रखिएगा इसको, यू शुड नॉट बी कंफ्यूज। वैसे आएगा नहीं एग्जाम में, लेकिन मैं आपको बताया दे रहा हूँ जस्ट इन केस आ जाए तो आई थिंक आई हैव डेल्ट विद ऑल ऑफ द इश्यूज जो इसमें हैं। तो ये हो गया आपका इन्वेस्टिगेशन खत्म। देयर इज नथिंग मोर लेफ्ट इन दिस फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन। आपका इन्वेस्टिगेशन खत्म हो चुका है। इन्वेस्टिगेशन से जितने भी लोकस क्लासिकस थे, जितने भी मेन केसेस थे जो मुझे आपसे डील करने थे, वो मैंने ख़त्म कर दिए। जितना भी मेन पॉइंट था जो मुझे आपको समझाना था वो मैंने ख़त्म कर दिया। अब हम अपना डाउट सेशन जब शाम को एंटरटेन करेंगे तो उसमें आई विल एंटरटेन योर डाउट्स रिगार्डिंग दिस। बाकी ये कंप्लीट हो चुका है फॉर आवर पर्पस। इन्वेस्टिगेशन ऑफ योर्स इज कंप्लीट। ठीक है, सो आई एम क्लोजिंग दिस एंड वी विल सी यू इन द डाउट सेशन।